के चैप्टर 2 का। किसका करेंगे? सामने देखो, जो कुछ है वो पार्टनरशिप एक्ट का चैप्टर 2 ही है। चैप्टर 1 तो क्या बताता है, पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप HUF से डिफरेंट कैसे है, ये सब चीज़ें तो हम लोग छोटी क्लासों में भी करके आए हैं। हम बिज़नेस पढ़ते हैं, बिज़नेस में भी आता है कि पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर में क्या फ़र्क है, पार्टनरशिप और कंपनी में क्या फ़र्क है। तो ये नाटक तो हमने छोटी क्लासों में भी किए हैं, ठीक है। बट जो मेन एक्ट है, जो सेक्शन है, वो यहाँ से शुरू होते हैं। तो मैंने आपको इसको सेक्शन वाइज ही पढ़ाया था, ये सेक्शन वाइज ही है और अपन ने भी इसको सेक्शन वाइज ही पढ़ा था। ये 9 से शुरू होगा और शायद 38 तक चलेगा। ये एक आध दो ख़त्म है, बाकी सारे सेक्शन है। शुरू करते हैं 9 से। सुनो इधर, पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन 9 ये कहता है कि व्हाट इज़ योर जनरल ड्यूटीज़, आपकी जनरल ड्यूटी क्या है, ठीक है। आपकी जनरल ड्यूटी है कि हर पार्टनर एक दूसरे की तरफ फेथफुल रहे। क्या रहे? आज ये सपोज करो कि मैंने, कई बार ऐसा होगा कि दुकानदारी में आप बैठे हो, आपके 3 पार्टनर नहीं है, तो आपने कोई माल ले लिया, बेच दिया, तो आप उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग करो और एक दूसरे की तरफ फेथफुल रहो और फर्म के ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम करो, अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए काम मत करो। अब पार्टनरशिप एक्ट ये बात ना भी कहता तो इथिकली भी यही सही है। एथिकली भी, आज जैसे हमारी पार्टनरशिप है तो कोई बच्चा पढ़ने आएगा तो मैं ये थोड़ी बोलूँगा कि जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ वो पढ़ ले, जो ये पढ़ाती है वो मत पढ़। ये तो कर ही नहीं सकता मैं, और ना करना सही है। तो ये जो बात कह रहा है एथिकली भी तो ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो क्या है कि पार्टनर बिजनेस को कैरी ऑन करे ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में। कैसे करे? ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। और हर चीज़ की पूरी इंफॉर्मेशन अपने अपने पार्टनर को दे और गुड फेथ में काम करे। किस में काम करे? ये 3-4 कॉमन वर्ड अगर आप याद रख लोगे तो कोई एक नंबर भी आपका नहीं काट सकता, ठीक है बेटा। कल तेरे से वो बात नहीं हो पाई, अभी कर लेना है ना, मैं थोड़ा लेट हो गया था। तो लीगल गुड फेथ में काम करें और ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में काम करें। किस में काम करें? 3-4 वर्ड याद रखना, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, गुड फेथ, ठीक है। और जितनी भी डीलिंग करें हमेशा पार्टनरशिप को ऊपर रख के करें, हमेशा पार्टनरशिप को ऊपर रख के करें। और देखो मैं तुम्हें एक और बात बोलूँ, क्योंकि मैं तो 11 साल से पार्टनरशिप में हूँ, तो एकदम अपने दिल की बात बोलूँ तो कई बार पार्टनरशिप में ऐसा भी होगा कि पार्टनर के साथ आपकी कोई चीज़ को लेकर मनमुटाव होगा, अनबन होगा। क्योंकि देखो हम इंसान हैं और गलतियां इंसान से ही होती है, तो ये पॉसिबल है कि एक दूसरे से आपकी कोई ना कोई ऐसी बात होगी, लेकिन आपको फर्म के मद्देनज़र फर्म के इंटरेस्ट को ऊपर रख के काम करना चाहिए हमेशा, हमेशा, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अब हमसे भी कई बार हो जाती होगी, आपस में हो जाती है कुछ, लेकिन देखते क्या है कि यार फर्म है, और फर्म को ऊपर रख के करोगे ना तो पार्टनरशिप लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। आज हम 11 साल इसको चला पाए, मुश्किल होता है पार्टनरशिप के बिज़नेस। आप सर्च करो पार्टनरशिप में कितने चलते हैं बिज़नेस, बहुत कम। भाई भाई की भी पार्टनरशिप होती है ना, तो वो भी एक समय के बाद अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चलाने के लिए ये चीज़ का खास ध्यान रखो। नेक्स्ट देखो, हर पार्टनर एक दूसरे को अकाउंट्स बराबर रेंडर करे। मैं दुकान पे नहीं हूँ और वो दुकान पे है, तो जो कस्टमर आया वो बराबर रिकॉर्ड करे। आज हमारे सारे अकाउंट मैं देखता हूँ, 5 साल से मैं देख रहा हूँ, ठीक है। उसके पहले मुर्सा सर देखते थे। 5 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसी गलती हो, ठीक है। क्लरिकल एरर हो सकती है, लेकिन इंटेंशनल एरर तो कभी भी नहीं होती। क्लरिकल एरर भी पूरा ध्यान रखते हैं कि भाई एक एक पैसा बराबर रिकॉर्ड हो, एक एक चीज़ बराबर रिकॉर्ड हो। कहाँ रह गई थी बेटा? ठीक है, एक एक चीज़ बराबर रिकॉर्ड हो। तो ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में काम करो। किस में काम करो? अब आते हैं सेक्शन 10 में। मेरा अभी क्या हुआ था कि कोविड में 2020 में हमारे अकाउंट्स थोड़े से मिसप्लेस हो गए थे, क्योंकि घर पे रहते थे ना, यहाँ आते नहीं थे, तो टैली वगैरह खुलती नहीं थी, और कुछ फ़ीस हमारी ऐसी हो गई जो मैप पे आ रही है और मैप की कुछ फ़ीस यहाँ आ रही है, और जिस बच्चे को जो सही लग रहा है वो वहाँ डाल रहा है। कोई मेरे अकाउंट में पैसे डाल रहा है, कोई मुर्सा सर के अकाउंट में पैसे डाल रहा है। उनको कह रखा था हालांकि फर्म के अकाउंट में डालना, लेकिन फर्म के अकाउंट की एक लिमिट होती थी, उसके बाद वो किसी भी अकाउंट में डाल रहे हैं। और मैप पे तो हम पार्टनर भी 6 थे, तो 6 जनों के पास अलग अलग फ़ीस आ रही है। अब किसी को अकाउंट में नहीं डालना, कैश डालना है, तो अब जैसे कि
विनोद सर का घर किसी को पास पड़ा तो विनोद सर के घर पे देके जा रहा है, आकाश सर का पास पड़ा आकाश सर के घर पे देके जा रहा है, तो बहुत अकाउंट्स मैसअप हो गए। अब जब हमने कोचिंग खोली और उसके बाद हमने देखा तो 2020-21 का डेटा जमाने में मेरे को झाग आ गया। मैं रोज़ यहाँ 3-3 घंटे बैठता और 20-21 की अकाउंटिंग पूरी करता, क्योंकि मेरे को पूरे अकाउंट रेंडर करने हैं। अब वहाँ पे तो पूरे बराबर करने ही पड़ते थे, लेकिन यहाँ पे तो हमारा एक दूसरे पे इतना ट्रस्ट है कि मैं जो दे देता वो मेरे दोनों पार्टनर मान लेते हैं। बट स्टिल मेरा ये था कि मैं एक एक चीज़ को मिलाऊंगा। मेरे को उसको मिलाने में 1 साल लग गया, आप विश्वास नहीं करोगे। मतलब 21-22 के अंदर मैंने 20-21 कंप्लीट किया, बट किया, एक एक चीज़ मिल गई। फिर मैंने इनको दे दिया, भाई ये अब आप चेक कर लो, अभी भी इसमें कोई गलती निकले तो आप बता दो, ये स्टूडेंट के नाम है, ये इतने सब्जेक्ट पढ़े हैं, ये है, एक एक चीज़ को रिव्यू कर लो। मैंने मिला दिए, जो मेरे पास पैसे आए वो इसमें डाल दिए, जो तेरे पास आए, जो इसके पास आए, जो ये आया, जो ये खर्चे हुए, ये हुआ, ये सब ऐसा है, ठीक है। हालांकि एक समय पे मेरे को मुर्सा सर ने ये बोल दिया, अरे मगजमारी मत कर, पैसे तो अपने ही पास आए होंगे, क्या है जो है डाल दे। बट मैंने कहा यार मिलाऊंगा तो सही में, तो जिम्मेदारी आपकी, ड्यूटी आपकी। और वैसे भी अकाउंट्स तो साफ़ सुथरे होने चाहिए। मेरे पापा एक बात बोलते थे कि दोस्तों में भी अकाउंट अच्छे रखो, ठीक है, पार्टी लाखों की दो, हिसाब 1 रुपये का भी रखो। मेरे पापा बोलते थे अक्सर ही कि दोस्तों में भी क्या है, अभी अपन गए, कोई चीज़ है, पार्टी दी है मैंने, कोई अलग बात है, वो पैसे खर्च कर लिए वो अलग बात है, लेकिन अपन कोई टूर पे गए, हिसाब है, तो अगर मैंने 100 रुपये भी उसको दिए, वेटर को दिए, किसी को दिए, तो वो हिसाब है, वो हिसाब बराबर रखो, हिसाब एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। पार्टनरशिप एक्ट भी यही कहता है। तो ये है सेक्शन 9, क्या है ये। अब आते हैं सेक्शन 10 पे। किस पे आते हैं, बराबर सुनते जाना, सामने देखो। सेक्शन 10 कहता है अगर आपकी वजह से कोई लॉस होता है तो आप फर्म को इंडेमनीफाई करो। छोटे छोटे से सेक्शन है। आपकी वजह से कोई लॉस होता है तो आप अपने पार्टनर्स को क्या करो, इंडेमनीफाई करो। इंडेमनीफाई मतलब कंपनसेट करो। क्या करो, आज मेरी वजह से कोचिंग में कोई लॉस हो गया, मेरी वजह से ही हुआ है वो, तो उसे मुझे क्या करना चाहिए, कंपनसेट। लेकिन हाँ, इससे रिलेटेड 2-1 सेक्शन और आएंगे। मैंने आपको कहा था इंडेमनिटी का एक सेक्शन और आएगा, इम्प्लाइड अथॉरिटी का एक सेक्शन आएगा। तो अभी इस सेक्शन को इसी कैपेसिटी में याद रखना, बस ये बहुत छोटा है, इससे वाइडर चीज़ आएगी। अभी क्या आएगी, और अपन तो रिवीजन कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे तो पढ़ चुके हैं। देखो, कोई भी पार्टनर अगर फ्रॉड करे तो वो फ्रॉड को क्या करे, कंपनसेट करे, मेक गुड दी लॉस। अब इससे एक वाइडर चीज़ क्या आएगी कि मैं अभी बता दूं, मैं अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई काम कर रहा हूं और कोई लॉस हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया है वो, तो वो मैं बियर नहीं करूंगा अगर वो मेरी इम्प्लाइड अथॉरिटी में आता है। किस में आता है, जैसे आज मान लो मैंने कोई माल बेचा, माल बेचना मेरा काम है। अब मैंने जो रॉ मटेरियल बेचा वो गलत निकल गया। मान लो हमारा गाड़ियों का काम है और गाड़ी में कोई ए वाला मटेरियल लगता, मैंने बी वाला मटेरियल लगा दिया, उससे उसका इंजन खराब हो गया। अब ये मेरी गलती है, लेकिन ये मैंने जानबूझ के नहीं करी है, और ऐसी गलती पहले भी दूसरों से हुई है, तो ये मैं कंपनसेट नहीं करूँगा, ये फर्म देगी। क्योंकि जब पार्टनर प्रॉफिट कमाता है तो फर्म को मिलते हैं, तो लॉस में भी आपकी भागीदारी होनी चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट में ही थोड़ी होगी। पार्टनरशिप इज़ अ एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप ये नहीं मान सकते कि सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो जाता है। अब कोई और तेरी वजह से गलत डल गया, कंपनसेशन मांगने आ गया, 20,000 रुपये देने पड़ गए उसको, बेवकूफ़, तेरा काम में ध्यान नहीं है, ये है वो है, तो मैं बोलूँगा भाई मेरे से ऐसी गलती पहले कितनी बार हुई है, रोज़ करता हूँ क्या मैं, एक बार हो गई, इंसान है, ठीक है, वो चीज़ लगनी चाहिए थी, मेरे को याद नहीं था, मैंने ये चीज़ लगा दी। पहले तो इतनी बार मेरे काम से प्रॉफिट कमाया भी तो है तुमने, इस बार लॉस हो गया तो मेरे पे डाल दिया, फिर इससे पहले प्रॉफिट सारा मैं लेके ही आऊँ क्या, समझ रहे हो बराबर। पार्टनरशिप तो मैं इतने अच्छे ढंग से आपको एक एक प्रोविजन समझा सकता हूँ क्योंकि मैं खुद इसमें हूँ, ठीक है। तो पार्टनरशिप के तो बहुत एग्जांपल्स है हमारे पास, तो एक एक चीज़ को बराबर समझना। अगर मैंने फ्रॉड किया है और मेरी फर्म को लॉस हुआ है मेरे कंडक्ट की वजह से, तो मैं बियर करूँगा। लेकिन आगे के सेक्शनों में ये भी लिखा हुआ है कि मेरे कंडक्ट की वजह से लॉस हुआ है लेकिन मैंने फ्रॉड नहीं किया है, तो मैं बियर नहीं करूँगा। ये आगे के सेक्शनों में लिखा हुआ है। अब 10 हो गया, 11 पे आते हैं, बराबर से सुनना। 11 का नाम है जनरल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। क्या नाम है,
आपके जितने भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हैं कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब ड्यूटीज़ है पार्टनर की, कोई राइट है, तो वो कैसे निकले जाएंगे? आपके एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट से या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट से। कैसे निकाले जाएंगे? जैसे आपको ये देखना है कि मेरे मुर्तज़ा और अब्देली के आपस में क्या राइट है और क्या ड्यूटीज़ है, तो कैसे पता चलेंगे? हमारे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट से या हमारे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट से। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड समझाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार आता ही है। एक्सप्रेस जो रिटर्न में हो, इम्प्लाइड जो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट से पता चले। कैसे पता चले? अभी इस कोचिंग में अकाउंट्स मेंटेन करने के ऑब्लिगेशन मेरी है, तो ये आपको कैसे पता चला? मैंने बताया तो ये एक्सप्रेस हो गया, और ये बात हमने एग्रीमेंट में लिखी हुई भी है, तो इम्प्लाइड भी, अरे एक्सप्रेस भी है। और अगर मान लो एग्रीमेंट में लिखी भी नहीं है, लेकिन तुम देख रहे हो कि फ़ीस से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, तो तुम समझ जाओ कि इम्प्लाइड है कि अकाउंट्स कौन देखता होगा? मैं देखता हूँ। तो आपके राइट्स और ड्यूटीज़ एक्सप्रेस एग्रीमेंट से भी पता चलेंगे, इम्प्लाइड से भी पता चलेंगे। लेकिन अगर आपके कोई राइट्स एंड ड्यूटी एक्सप्रेस में नहीं है, तो फिर अगले सेक्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, सेक्शन 12 कौन सा है? सेक्शन 12। अगर आपके राइट्स और ड्यूटीज़ एक्सप्रेस एग्रीमेंट में, अभी तक मैंने कितने पढ़ा है? 9, 10, 11। 9 आपकी जनरल ड्यूटी है कि ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में काम करो, ठीक है, फर्म के हितों के बारे में सोचो, हमेशा फर्म के इंटरेस्ट को ऊपर रखो, अकाउंट्स बराबर रेंडर करो, गुड फेथ में काम करो। किस में काम करो? सेक्शन 10 में पढ़ाया, अगर आपके कंडक्ट की वजह से कोई फ्रॉड हो जाता है और कंपनी को, फर्म को कोई लॉस होता है, तो आप वो बियर करो, क्योंकि आपकी गलती से हुआ है। और सेक्शन 11 में मैंने पढ़ाया कि आपके राइट्स और ऑब्लिगेशन कैसे पता चलेंगे? एक्सप्रेस एग्रीमेंट से या इम्प्लाइड एग्रीमेंट से। लेकिन आपके एक्सप्रेस एग्रीमेंट, जैसे मान लो हम पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं और हमने कोई डीड नहीं बनाई है, कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है, कुछ इम्प्लाइड भी नहीं है, बस बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, तो फिर हमारे राइट्स क्या है? वो पार्टनरशिप एक्ट में है, सेक्शन 12। क्या राइट्स है? ये राइट है ABCDE, है ना, और इनको डिटेल में दे रखा है, तो आप वो टिक ना करके ये वाली चीज़, आपके टिक तो हो ही रहे होंगे, जिसके टिक नहीं हो रहे हैं। पहला राइट, ये पहला राइट है जो जनरल राइट है आपका, जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ हो तो अलग बात है, ना लिखा हुआ हो तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। 5 जनरल राइट है, प्लीज़ 5 जनरल राइट है। पहला, राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। आप अपने बिजनेस में क्या करोगे? कंडक्ट में पार्टिसिपेट करोगे। आज जैसे सपोज करो कि हम 3 पार्टनर हैं और मेरे को मुर्सा सर और अब्दुली सर बोल रहे कि आ रहे तू मत बोल अभी, ये तो हम लोग देख लेंगे, तो ये गलत है। मैं हर चीज़ में अपने ओपिनियन दे सकता हूँ, मैं कंडक्ट में अपना पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, ये मेरा क्या है? अधिकार है। और अगर आपको ये राइट मुझे नहीं देना, तो फिर आप मुझे पार्टनरशिप से हटा दो, मुझे नॉर्मल एम्प्लॉय बना दो, मैं अपना पढ़ाऊँगा, अपना पैसा लेके चला जाऊँगा। But you are calling me a partner. You are calling me a partner. Then you have to give a right to take part in the conduct of business. आपको राइट देना पड़ेगा बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, किसी को भी रॉन्गफुली कंडक्ट में पार्टिसिपेट करने से नहीं रोक सकते, लेकिन आप किसी को मैनेजमेंट की पावर कम देकर किसी को ज़्यादा दे दो, ये हो सकता है, क्योंकि हर पार्टनर की अपनी कैपेबिलिटी होती है। अब आज जैसे सपोज करो कि हम तीनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि इस कोचिंग के जितने भी मैनेजमेंट से रिलेटेड पार्टिसिपेशन है वो मुर्सा सर अकेले देखेंगे, वो हमसे नहीं पूछेंगे, तो फिर ये हमने दिए उन्हें पावर, इसमें कोई दिक्कत। अब उन्होंने मैनेजमेंट के हिसाब से ये सोचा कि भैया तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए, जैसे उन्होंने मैनेजमेंट में ये सोचा कि भैया टी शर्ट कंपलसरी है सैटरडे के अलावा। अब उन्होंने मैनेजमेंट से रिलेटेड ये लिया कि यार भाई सर्दियों में कोई टी शर्ट नहीं पहनेगा, तो हुडी उन लोग, मुर्सा सर का एक आइडिया था कि अपन तो हुडी भी दे देते हैं साथ में ही, ये मैनेजमेंट का है, ताकि ऐसा रहे कि पूरे 12 महीने बच्चे यूनिफॉर्म में आए जैसे स्कूल में होता है। ऐसा ना हो कि वो जैसे दूसरी कोचिंगों में ऐसा होता है कि अक्टूबर तक तो सब बच्चा टी शर्ट में आता है, उसके बाद कोई टी शर्ट में नहीं आता क्योंकि सर्दी आ जाती है तो जैकेट वैकेट लगा लेते हैं, ये है वो है, ठीक है। तो ये है कि भाई पूरे टाइम वो डिसिप्लिन में रहे, यूनिफॉर्म में आए। उन्होंने ये डिसीज़न ले लिया, तो ये मैनेजमेंट का डिसीज़न था, लेकिन उन्होंने लिया,
क्योंकि हमने पावर उन्हें दी है ये। तो अगर आप किसी को कोई पावर दे दो तो इट डजंट मीन कि आप दूसरे को कंडक्ट में पार्टिसिपेट करने से रोक रहे हो। मतलब किसी को पावर देना किसी को रोकना नहीं है, किसी को याद रखोगे। आप किसी को कंडक्ट में पार्टिसिपेट करने के ज़्यादा पावर दे सकते हो, इट डजंट मीन कि आपने किसी को कम दी है। जो जिसमें ज़्यादा अच्छा है उसको वो पावर दे दी। अब मान लो फाइनेंस मेरा अच्छा है तो मेरे को अकाउंट्स दे दिया, मैनेजमेंट उनका अच्छा है तो उनको मैनेजमेंट दे दिया। जैसे जिसकी जो चीज़ अच्छी है उसको वो चीज़ दे दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, बराबर याद रखना है। क्यों हंस रही है तू? हाँ, कंसल्ट हर मैनेजमेंट की हर पार्टनरशिप में पार्टनर का ये राइट है कि हर मुद्दों पे उससे कंसल्ट किया जाएगा और उसका ओपिनियन मांगा जाएगा। अब वो ओपिनियन हाँ बोले या ना बोले ये उसका राइट है, बट एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू बी कंसल्टेड। बोलो, he has right to give opinion on any matter in the ordinary course of business. Right to give opinion in the ordinary course of business. याद रखो ये राइट है। हाँ, लेकिन डिसीजन किससे होगा? मेजॉरिटी से। अब अगर हम तीनों में से मैंने मना कर दिया और मुर्सा सर अब्दुल्ली सर ने हाँ कर दिया तो वो काम हो जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी हाँ है। मेजॉरिटी में क्या है? और मैंने और अब्दुल्ली सर ने मना कर दिया, मुर्सा सर ने हाँ कर दिया, तो वो काम नहीं होगा, क्योंकि मेजॉरिटी क्या है? ना है। तो मेजॉरिटी हाँ हो तो काम होगा, मेजॉरिटी ना हो तो काम तो मेजॉरिटी से ही होगा। क्योंकि उत्कर्ष इस प्रकृति का नियम है, आप सबको खुश नहीं रख सकते। कोई भी बात में उत्कर्ष से करो तो हमारी प्राइवेसी के बीच में आ जाता है। हर चीज़ तेरे से रिलेट होती है, मेरी हर बात। हाँ, तो हाँ, घाट घाट का पानी लिया है। बाकी ये जो तुम फर्स्ट बेंच से सीधे थर्ड पे गए हो, ऐसा ना हो कल मनीष और पायल भी आगे आ जाए, अरे पलक भी आगे आ जाए। चंदर, अच्छा। तो बच्चों, आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते। हर कोई हर चीज़ में एग्री नहीं करेगा, हर कोई हर चीज़ में एग्री नहीं करेगा। ऐसा कहते हैं, जितने दिमाग उतनी बातें, जितने बर्तन उतनी खनखनाहट। ये कुछ हिंदी की कहावतें हैं जो पार्टनरशिप में बिल्कुल सही साबित होती है। हर बंदा हर चीज़ के लिए एग्री नहीं करेगा, इसलिए डिसीज़न कैसे लिए जाएंगे? मेजॉरिटी से। कुछ डिसीज़न यूनैनिमस कंसेंट से लिए जाते हैं। कैसे लिए जाते हैं? 100% कंसेंट। वो कौन से डिसीज़न है अभी आगे आएगा। नेक्स्ट, राइट टू एक्सेस बुक्स। हर पार्टनर का ये राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करेगा? एक्सेस। अभी मैंने कहा कि इस कोचिंग के अकाउंट्स मेरे पास है, लेकिन क्या सुनो, अकाउंट्स मेरे पास है तो मुर्सा सर और अब्दुल्ली सर उसे एक्सेस नहीं कर सकते क्या? वो भी उसे एक्सेस, वो जब चाहे आके चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं जब चाहे, मैं तो उस पर लॉक भी नहीं लगाता। एक्सेल है, टैली है, ये है, वो है, अकाउंट्स खुले हुए हैं, आराम से उसको जो चाहे जब चाहे देख सकता है। लगाने भी नहीं चाहिए लॉक, उससे आपका इंप्रेशन गलत जाता है। ठीक है, स्टाफ के लिए लगा दिया अलग बात है, बट पार्टनर के लिए कभी भी मत लगाओ, क्योंकि पार्टनर जब चाहे उसे इंस्पेक्ट करे, अधिकार है उसका उसे देखने का। मान लो अगर आज आपने लॉक लगा दिया और उसने बोला कि कल दिखाना है, कल देख लेना, तो इस दिन के अंदर आपने अकाउंट्स मैनिपुलेट कर दी, उसके दिमाग में तो शक जा सकता है ना। शक का कोई स्कोप छोड़ो ही मत। यू हैव राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट ऑल द टाइम। वो जब एक्सेस करना चाहे बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट, आपको लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपकी मरने के बाद सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को वो भी एक्सपेक्ट कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ये भी राइट है आपका। आपके मरने के बाद आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बुक्स को क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। ये भी उसका क्या है? राइट। समझ गए? आ गया हूँ मैं। ये सेक्शन 12 भी हो गया। क्या हो गया? अब 12 में जो राइट थे ना, सुनो बच्चों सुनो, 12 में जो राइट थे ना वो जनरल राइट है, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। क्या राइट है? इतने बड़े राइट भी नहीं थे।
राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट, वो तो करूँगा मैं। राइट टू ओपिनियन, मैं ओपिनियन दूंगा। बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस करूंगा, और मेरे मरने के बाद मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी क्या करेंगे, बुक्स को एक्सेस करेंगे। सो इट्स नॉट अ बिग डील, ये तो सिंपल सी चीज़ है, ये तो मैं करूंगा ही करूंगा। अब बराबर सुनना, अब कुछ ऐसे राइट है जो मिलेंगे तो सही, बट सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब ये राइट आपको कब मिलेंगे, जब आपने डीड में इसके बारे में स्पेसिफिकली मेंशन किया है, अदरवाइज ये राइट आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, पढ़ूँ कौन से राइट है? इसमें भी 5 है, देखो 1 2 3 4 5, तो पांचों को डिटेल में पढ़ते हैं। पहला राइट है राइट टू रेम्यूनरेशन। क्या है? राइट टू रेम्यूनरेशन। हर पार्टनर का ये राइट है कि वो सैलरी उठा सकता है, रेम्यूनरेशन उठा सकता है, बट कब? जब डीड में लिखा हुआ हो। बोलो, जब कस्टमरी हो, मतलब कस्टमरी आपकी फर्म का ये है ही कि हर कोई सैलरी उठाता है। और एक 3 बताए थे शायद, इसमें 2 ही थे, आईओसी में 3 थे। तो 2 केस में आपको सैलरी मिलेगी। एक तो जब डीड में लिखा हुआ, इसीलिए अपन पार्टनरशिप में पढ़ते हैं अकाउंट्स में कि अगर डीड एब्सेंट हो तो आप आईओसी सैलरी नहीं देते। क्या पढ़ते हो? तो आपको सैलरी तभी मिलेगी जब डीड में लिखी हुई हो। सुन रहे हो? कब मिलेगी सैलरी आपको? जब तक डीड में ना लिखी हुई हो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सैलरी मिलेगी या तो डीड में लिखी हुई हो। अभी हमारी डीड में कोई सैलरी का नहीं है, तो हम सैलरी नहीं उठाते, हम सीधा प्रॉफिट उठाते हैं। क्या उठाते हैं? लेकिन अगर हम लिख दें कि हम तीनों हर महीने 30-30 हज़ार रुपये सैलरी उठाएंगे, तो हम 30 हज़ार रुपये सैलरी उठाएंगे, फिर जो बचेगा वो प्रॉफिट। अब हम सोचे यार क्या सैलरी उठाए, हमारी ही तो फॉर्म है, जो बचेगा वो हमारा ही तो है, खर्चे काट के ले लेंगे तीनों, क्या सैलरी उठाए, कहीं जॉब थोड़ी कर रहे हैं जो सैलरी उठाए। तो ये डीड में लिखना पड़ता है। या फिर कस्टमरी हो, तो कस्टमरी मतलब जो बड़ी बड़ी पार्टनरशिप फॉर्म होती है ना, सीए की पार्टनरशिप फॉर्म, एक सीए की पार्टनरशिप फॉर्म में 50-50 पार्टनर होते हैं, 20-20 पार्टनर होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, हर महीने, उस फॉर्म का रूल है कि हर महीने पार्टनर को 50-50 हज़ार रुपये सैलरी तो देंगे। उसके बाद उन्होंने जितनी ऑडिट करी, जितने रिटर्न फाइल किए, जितना काम किया, उसके ऊपर से परसेंटेज में भी मिलेगा। अब उनको सैलरी क्यों मिलती है? क्योंकि कुछ फॉर्म ऐसा होता है, काम ऐसा होता है जो फॉर्म को इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं आता, ओवरऑल आता है। आज कोई बड़ी फॉर्म है, बिग 4 है, ठीक है, अब उसके अंदर इतना सारा काम आया, तो वो लोगों को काम नाम से आ रहा है, किसी पार्टनर के हिसाब से नहीं आ रहा है। तो वो फर्म क्या करेगी कि उनके पास जितना भी काम आया ना, उस सब में से थोड़ा थोड़ा काम तो सबसे करवाएगी। 20 पार्टनर है तो सबसे थोड़ा थोड़ा काम कराया है तो उनको सैलरी देगी। उसके अलावा उनको जो एक्स्ट्रा काम कराया उन्होंने, अब उनके कोई क्लाइंट आया, कुछ भी आया, तो एक्स्ट्रा ऑडिट करी, ये करी, वो करी, कुछ एक किसी सीए का किसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ था तो उसने वो एक्सपर्टीज़ वाला काम किया, ये सब, तो उसमें उसको प्रॉफिट में हिस्सा भी मिलेगा। तो सैलरी भी मिलती है और प्रॉफिट में हिस्सा भी मिलता है। लेकिन सैलरी फिर बोलूँगा कब मिलेगी, जब डीड में लिखा हुआ हो या कस्टमरी हो। नेक्स्ट, शेयर प्रॉफिट, ये राइट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्या राइट? कि आप प्रॉफिट में शेयर करोगे, मतलब आप प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करोगे, जितना भी प्रॉफिट होगा। किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो कहाँ लिखा हुआ होगा? आपकी पार्टनरशिप डीड में, एग्रीमेंट में। और अगर डीड में लिखा हुआ नहीं है तो इक्वल। डीड में लिखा हुआ नहीं है तो हमारी डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो रेशो क्या है हमारा? और अगर हम लिख दें डीड में कि हमारा रेशो रहेगा 2:2:1 या 3:2:1 या 5:2:1, जो भी रेशो हम लिखेंगे फिर उसके हिसाब से हमें देना पड़ेगा। समझ गए? मीनाक्षी, क्या पढ़ा रहा हूँ बेटा मैं? राइट्स किसके? पार्टनर्स के। इससे पहले भी जो राइट पढ़ाए थे और ये भी राइट है, दोनों में क्या फर्क है? वेरी गुड। वो जनरल राइट है, वो सबको मिलेंगे। ये स्पेशल राइट है, ये तभी मिलेंगे जब डीड में लिखा हुआ हो। किस में लिखा हुआ हो? बढ़ो आगे बढ़ो, ये 2 हो गए। तीसरी चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपको 3 केस में मिलेगा। मेरी तरफ देखो, या तो डीड में लिखा हुआ हो, एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो, या कस्टमरी हो, या स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन हो। क्या हो? जैसे अगर इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है
कि पार्टनर्स को आईओसी देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा पार्टनर को। ये इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है तो फिर देना ही पड़ेगा। ये स्टैट्यूटरी होगी, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूँ। तो 3 केस में आईओसी देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर को। कितने केस में? 3। एक तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो, एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मतलब कस्टमरी हो, या फिर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट, इंडेमनीफाई। अगला राइट है राइट टू बी इंडेमनीफाई। क्या राइट है? एक छूट गया क्या? इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, सॉरी। अब मेरी बात सुनो, आपने अगर फर्म को कोई एडवांस दिया है या फर्म को कोई लोन दिया है, आपने दिया है, तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उस पर भी आपको, लेकिन मिलेगा 6%। अगर डीड में लिखा हुआ नहीं है तो, और लिखा हुआ है तो जो लिखा हुआ है वो। अब आज मैंने लिख दिया कि बीसीसी को जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं मिला दूंगा अपनी जेब से, तो मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन एडवांस। क्या मिलेगा? हमारे एक 4 दोस्तों की एक पार्टनरशिप फर्म है, वो चारों दोस्त आपस में एक फैक्ट्री चलाते थे, उन्होंने एक फैक्ट्री स्टार्ट करी। अब उन चारों ने थोड़ी थोड़ी कैपिटल लगाई। फिर जैसे ही उन्होंने फैक्ट्री स्टार्ट करी तो मेरा एक पार्टनर है, उसको मतलब वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग था, उसके 2-3 बिजनेस और थे। अब वो फैक्ट्री में उन्होंने जो पहले सोचा था कि ये मान लो 20 लाख में चल जाएगी, तो वो 20 लाख में नहीं चली, उसमें और पैसे लगाने पड़े। लेकिन फैक्ट्री रिटर्न अच्छा दे रही थी, अच्छी फैक्ट्री थी, उन्होंने डाली, लेकिन 20 लाख में काम नहीं चला। उनको और पार्ट खरीदने पड़े, मशीन का कोई पार्ट ख़राब हो गया, एक मशीन और लानी पड़ी, 2 मशीन और लानी पड़ी, जगह बड़ी करनी पड़ी, पैसे लगते चले गए। तो जो बाकी के 3 पार्टनर थे ना, वो तो शुरू में पैसे लगा के फैल गए, और एक पार्टनर जो था वो पैसे लगाते गया, क्योंकि उसको पता था इनके पास नहीं है तो मुझे लगाने पड़ेंगे। तो उसने एक शर्त रखी कि मैं जितना भी पैसा दे रहा हूँ वो मुझे फर्म वापस देगी, और जब तक मुझे वो पैसा फर्म वापस नहीं देगी तब तक मैं प्रॉफिट में मेरा परसेंटेज ज़्यादा रहेगा। तो कोई पार्टनर एडवांस देकर इंटरेस्ट ना लेना चाहे, प्रॉफिट लेना चाहे तो वो भी ले सकता है, लेकिन डीड में लिखना पड़ेगा। अब हमारे में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तुम्हें पता ही, बोल चुका हूँ। तो वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, वो क्या ले रहा था? प्रॉफिट। या फिर उसने बोला कि या तो जितना पैसा मैं लगा रहा हूँ तुम भी लगा लो कहीं से लाकर, या जो भी हो, फिर तो अपन इक्वल है। और वाकई में वो पैसा बहुत लग रहा था उसमें इतना पैसा लग रहा था कि वो किसी एक के बस की नहीं थी, फिर भी वो लगाया जा रहा था। रिस्क ली उसने, और रिस्क का ही रिवॉर्ड होता है। देखो, रिस्क का ही। आज उसका फैक्ट्री जब बहुत अच्छी चल रही है तो उस एक का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जितना है बाकी तीनों का मिला के उतना है, क्योंकि उसने उस समय में पैसा लगाया जिस समय में फर्म को बहुत ज़रूरत थी। अब आज अगर फर्म वो सारा पैसा उसे लौटा देगी और कैपिटल सबकी बराबर हो जाएगी तो कोई बात नहीं, फिर इक्वल हो जाएंगे वो चारों। लेकिन अभी उसको नहीं दिए हैं क्योंकि वो तो लगा चुका है सारा पैसा। भैया समझ में आ रहा है क्या पढ़ा रहा हूँ? 4 राइट हो गए। राइट ऑफ रेम्यूनरेशन, राइट ऑफ आईओसी, राइट टू शेयर प्रॉफिट, राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांस, और अब लास्ट राइट टू बी इंडेमनीफाई। क्या है? अगर फर्म ने कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसा काम किया जिससे मुझे नुकसान हो गया तो फर्म मुझे इंडेमनीफाई करेगी, और मैंने कोई ऐसा काम किया जिससे फर्म को नुकसान हो गया तो फर्म को मैं इंडेमनीफाई करूँगा। लेकिन मैं इंडेमनीफाई तभी करूँगा जब डीड में लिखा हुआ है, और फर्म भी मुझे इंडेमनीफाई करेगी जब डीड में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने इमरजेंसी में कोई काम किया हो, ये किया हो, ये सब का एक अलग सेक्शन है, तब बात करेंगे। आप तो पढ़ चुके हो तो आपको पता ही है मैं किस सेक्शन की बात कर रहा हूँ। याद है सेक्शन? एक्ट इन इमरजेंसी, कांच वाला एग्जाम्पल दिया था, ठीक है? हाँ, 21, 22 आएगा, तो अपन वहाँ बात करेंगे इसे। बढ़ो आगे। सेक्शन 14 अब कौन सा है? कितने पढ़ा दिए मैंने? 9, 10, 11, 12, 13। रिवीजन कर रहे हैं बच्चों, रिवीजन। अब कौन सा है? 14। सामने देखो, सेक्शन 14 में लिखा हुआ है व्हाट इज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। क्या लिखा हुआ है? मेरे साथ बोलो, ऑल द प्रॉपर्टी विच हैज बीन इंट्रोड्यूस इन बिजनेस एज अ कॉमन स्टॉक
at the time of commencement of business. Number two, all the property which has been acquired in the name of firm. Number three, goodwill. तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में 3 चीज आती है। कोई भी प्रॉपर्टी राइट इंटरेस्ट जो आप कॉमन बिजनेस में लेकर आए हो कंट्रीब्यूशन के रूप में स्टार्टिंग में, और कोई भी प्रॉपर्टी जो आपने फर्म के नाम से खरीदी है और फर्म की गुडविल, ये 3 चीज़ पार्टनरशिप में आती है। देखो, हम जब इस कोचिंग को खोला हमने, तो हम तीनों ने 20-20 हज़ार रुपये मिलाए थे। बस कितने मिलाए थे? और 60,000 रुपये में कुछ एक पुराना फर्नीचर हम घंटाघर से लेके आए थे, और ये 2-4 पंखे लेके आए थे। 60,000 में जो चीज़ आ सकती थी वो लाए। एक ये 8-8 हज़ार के 2 बोर्ड लेकर आए थे सफ़ेद कलर के, 8-8 हज़ार के, और कुछ पंखे लेके आए थे 2 रूम में और एक ऑफिस में लगाने के लिए, और एक पुराना फर्नीचर था बच्चों के बैठने का 2 क्लासों में, और एक हमारा एक ऐसा ये रहा, ये लेके आइए ऑफिस में रख रखा था। ठीक है, ये कुछ 3-4-5-7 चीज़ें 60,000 में उस समय आ सकती थी, तो हमने ये 60,000, बिल्डिंग तो किराए की थी, और बिल्डिंग पे कलर, बिल्डिंग भी नहीं थी, वो तो 2 कमरे थे जरा से, वो पे कलर उसने लैंडलॉर्ड ने करा के दिया था। तो हमने अपनी तरफ से कितने रुपए लगाए? 60,000। तो हमारी जो पहली वाली प्रॉपर्टी है वो 60,000। फिर जैसे जैसे हम बड़े आगे सब कुछ लाते चले गए, और आज ये जितनी भी एसेट आप इस कोचिंग में देख रहे हो, ये खुलने के बाद आई है, कोचिंग खुलने के बाद। और एक जो सबसे बड़ी एसेट हमने इन 11 सालों में कमाई है वो इस कोचिंग की है। अब उसमें भले किसी पार्टनर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो, किसी का कम हो, या सबका इक्वल हो, वो एक अलग विषय है। बट जो गुडविल है वो किसकी है? BCC। गुडविल किसकी है? BCC। सुन रही है? तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में कितनी चीज़ें आती है? 3 चीज़ें। ऑल प्रॉपर्टी इंटरेस्ट विच हैज़ बीन एक्वायर्ड इन कॉमन स्टॉक एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट, जब हमने कोचिंग शुरू करी, और एक ऑल द प्रॉपर्टी इंटरेस्ट विच हैज़ बीन एक्वायर्ड आफ्टर कमेंसमेंट, कमेंसमेंट के जैसे हमने बोर्ड खरीदा, ये खरीदा, ये खरीदा, ये खरीदा, ये वो ऐसी, ये सब चीज़ें कब आई है? सब कोचिंग के बाद। ऑफिस का फर्नीचर, क्लासरूम का फर्नीचर, ये वो, ये सब चीज़ हमने कब करी है? कोचिंग खुलने के बाद। ठीक है, हम जब यहाँ आए ना, तो यहाँ आके हमने सोच लिया था कि सब चीज़ बढ़िया ही करनी है। ठीक है, हम एक चीज़ लेते गए। हमने शुरू में बिल्कुल पैसे नहीं उठाए, हम लोग शुरू में बस इस एसेट को बनाते चले गए, ये लिया, वो लिया, ऑफिस बनाया। ठीक है, जब हमने ऑफिस बनाया, जब हम यहाँ आते 1 साल में बना लिया हमने, तो एक दोस्त मेरा मिलने आया। अब वो मेरे से 3-4 साल पहले मिला था, तो 3-4 साल पहले उसमें मिला था, वो जरा से पोपचे वाली जगह पे। ठीक है, वो यहाँ आया, उसने कहा तुमने इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें कर ली क्या? ठीक है, कि बढ़िया लग रहा है यार, ऑफिस बढ़िया लग रहा है तुम्हारा, अच्छा ऑफिस है। ठीक है, तो बोला मतलब तू परमानेंट इसी फील्ड में रहेगा, मतलब जॉब वॉब में नहीं आएगा? ठीक है, मैं कहा तो पागल हो गया, मैं पैसे लगा रहा हूँ, परमानेंट ही करेंगे। ठीक है, मतलब उसके मतलब मेरे काफ़ी सारे दोस्तों को ये लग रहा था कि मैं टीचिंग में सिर्फ अभी हूँ 2-1 साल के लिए, बाद में मैं भी जॉब में ही आऊँ। हम लोग इस वो थे एकदम फिक्स कि हमने तभी जॉब नहीं करी जब ये कोचिंग हमें 5,000 रुपये भी नहीं दे रही थी, तो अब तो जॉब करने का सवाल ही पैदा चला, अब भी नहीं और उस समय भी नहीं। फिर तो हमें ग्रोथ दिख ही गई थी। ठीक है, तो जिस समय जॉब करनी चाहिए थी उसी समय नहीं करी, जब बिल्कुल ही रेवेन्यू एकदम लो था, बच्चे एकदम कम थे, गुडविल नहीं थी, कुछ भी नहीं था। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या टीचिंग को ऐसे लेते हैं कि यार अभी कर लो, जब तक कुछ नहीं है, जब कुछ होगा तो फिर वो करेंगे। और हमेशा बहुत सारे लोगों के लिए टीचिंग क्या होता है? सेकेंडरी होता है, ऐसा हमेशा होता है। ठीक है, हमेशा तो नहीं, मतलब कुछ लोग पैशनेटली भी आते हैं, आजकल तो आने लगे हैं, लेकिन एक ज़माने में ऐसा परसेप्शन था कि जो कुछ नहीं कर रहा वो टीचिंग करेगा, या जिसके पास कोई काम नहीं है वो क्या करेगा? टीचिंग। हमने ऐसा कुछ नहीं है कि हमने शुरू में पहले बहुत जॉब ढूंढी, हताश निराश हो गए, अब कुछ काम नहीं है, चलो टीचिंग में आ जाए। ठीक है, हमने तो जब CA बने ही नहीं थे तब से पढ़ा रहे हैं, और जब बन गए, जब बहुत बढ़िया जॉब अवेलेबल थी, जब हमें यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं मिला, हमने 2-3 साल तो सिर्फ खपा है, अपने आप को पचाया है, टाइम दिया है। वो टाइम ही हमारी सबसे बड़ी कैपिटल थी पहले 2-3 साल। अब तो दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो 3 तरह की चीज़ें आपकी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में आती है।
आगे बढ़ूँ, नेक्स्ट। गुडविल के लिए ये बोलता है कि गुडविल आपके जो भी बिजनेस से कमाई गई है वो गुडविल है, ठीक है। अब किसी इसमें एक पैराग्राफ में ये भी दे रखा है कि कोई प्रॉपर्टी किसी पार्टनर की है लेकिन वो पार्टनरशिप में यूज में आ रही है तो भी वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे आज मान लो ये बिल्डिंग मेरी होती, ये बिल्डिंग मेरी होती लेकिन मैंने कोचिंग चलाने के लिए अभी बीसीसी को दे दी, तो इट डजंट मीन कि वो किसकी हो जाएगी, बीसीसी, वो मेरी ही रहेगी। तो इफ बोलो अ पार्टनरशिप, इफ अ प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन पार्टनरशिप बिजनेस दो इट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर पार्टनर डज नॉट बिकम अ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी only because of the fact that it has been used in partnership business। तो पार्टनरशिप बिजनेस में कोई चीज आप यूज में कर रहे हो तो उसका मतलब पार्टनरशिप की हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो बिल्डिंग मेरी है तो मेरी रहेगी, तो कितनी सिंपल बात है, ऐसा ही तो है। हाँ, और सेम उसी तरीके से वाइस वर्सा, अगर आपने पार्टनरशिप के नाम पे कोई चीज खरीदी है और अभी उसे कोई पार्टनर यूज कर रहा है तो भी वो पार्टनर की नहीं है, वो किसकी रहेगी, पार्टनरशिप। जैसे आप सपोज करो हमने पार्टनरशिप के नाम से कोई कार खरीदी, अब हमने कार खरीदी कि यार हम लोग को इधर उधर जाना होता है तो कार में चले जाएंगे। अब हमारा जो दूसरा बाहर का काम हो बिल्कुल कम हो गया, हमारा बाहर का काम स्टाफ कर लेता है, तो कार पड़ी हुई है। अब कार पड़ी हुई है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसे, तो इट डजंट मीन कि वो कार मेरी हो जाएगी क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो किसकी रहेगी, पार्टनरशिप। दोनों बातें समझ में आ गई। पार्टनरशिप की है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, किसकी रहेगी, बोलो ना, मेरी है, फर्म यूज कर रही है, किसकी रहेगी, बढ़ो आगे। और गुडविल हमेशा फर्म की होती है, गुडविल हमेशा किसकी होती है, ये मेरी फेवरेट लाइन, गुडविल इज अ कंसेप्ट विच इज इजी टू अंडरस्टैंड बट डिफिकल्ट टू। गुडविल को समझाना बहुत आसान है लेकिन डिफाइन करना बहुत। तो गुडविल कैसे निकाली जाएगी, जो मेथड है, कौन से मेथड जो हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, उन मेथड से गुडविल निकाली जाती है। जैसे कहाँ पढ़ाया जाता है, अकाउंट्स। तो यहाँ पे भी वैसे, यहाँ तो खैर निकालने को तो आएगा नहीं। अब हाँ, गुडविल को बेचते वक्त क्या रूल लगेंगे, ये सेक्शन 27 में मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा दिया। क्या पढ़ा दिया, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने पढ़ाया कि अगर कोई भी पार्टनर फर्म छोड़ के चला जाता है तो वो फर्म के नाम को यूज नहीं कर सकता, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। सेम ऐसे ही आप अगर पार्टनरशिप फर्म में हो तो आप सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकते जो पार्टनरशिप कर रही है, ये बात इसमें भी लिखी गई है। तो मतलब एक तरीके से मोरल ऑफ द स्टोरी, गुडविल हमेशा फर्म की होती है। फर्म जब डिसॉल्व हो जाती है तो फर्म उस गुडविल को बेच सकती है, लेकिन डिसॉल्व होने से पहले कोई भी पार्टनर उस गुडविल का यूज नहीं कर सकता एक्सेप्ट फॉर द यूज ऑफ फर्म। फर्म के लिए करेगा। जैसे मैं कहीं चला जाऊँ, कोचिंग खोल लूँ और मैं बोलूँ अरे मैं बीसीसी का पार्टनर शब्बीर बोल रहा हूँ, हाँ वो बीसीसी से ही हूँ ना मैं, अब मैंने यहाँ खोल लिए, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, बीसीसी के बच्चों को अपनी तरफ सॉलिसिट कर रहा हूँ, जबकि मैं बीसीसी का पार्टनर हूँ, तो मैं ये नहीं कर सकता। हाँ, मैं नई कोचिंग खोलना चाहता हूँ, मैं नए नाम से खोल सकता हूँ, वहाँ कोई आना चाहे अलग बात है, बट मैं बीसीसी के नाम से किसी फर्म को या किसी भी कस्टमर को सॉलिसिट नहीं कर सकता, अपनी तरफ बुला नहीं सकता, बीसीसी के नाम से नहीं कर सकता। अपने नाम से कोई नई आइडेंटिटी से नया वेंचर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। वो भी कब कर सकते हो, पार्टनरशिप छोड़ने के, दोनों हाथ में लड्डू। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है बेटा, पीछे बेटा समझ में आ रहा है बराबर दोनों। चलो आगे आओ, एक सेक्शन और पढ़ा देता हूँ, बस कल पढ़ूंगा बाकी। सेक्शन 14 है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी और सेक्शन 15 है एप्लीकेशन। आप पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को एक्सक्लूसिवली सिर्फ कहाँ यूज करोगे, पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए। जैसे मैं ये कोचिंग यूज करूँगा सिर्फ तुम्हें पढ़ाने के लिए, अब मेरे को कोई सेमिनार देना है, मेरा पर्सनल सेमिनार है, हाँ, तो मैं वो यहाँ नहीं कर सकता। मेरे को किसी से कोई मीटिंग करनी है, मेरी सोसाइटी की कोई मीटिंग है, तो मैंने सबको यहाँ बुला दिया, ऐसा मैं नहीं कर सकता। हाँ, पार्टनरशिप पार्टनर के परमिशन से छोटी मोटी बात है तो अब इतना तो चलता है। कई बार होता है हमारे दोस्तों की मीटिंग होती है, कोई बड़ा कोई काम होता है, जगह ज़्यादा चाहिए होती है, तो हमारे दोस्तों में सबसे ज़्यादा जगह हमारे ही पास है,
क्योंकि बाकी तो सबकी दुकानें हैं, दुकान में कहाँ कितनी जगह होगी। अब 15-20 जने को बिठाना है तो हम तो 50, 100, 70 लोगों को भी एकोमोडेट कर सकते हैं, तो उतनी जगह हमारे पास है। तो जब भी हमारे दोस्तों में कोई ऐसा काम होता है जो बड़ा काम है या कोई मीटिंग है जिसमें ज़्यादा लोग हैं, तो उनको एक ही चीज़ सूझती है, BCC, बिना सोचे समझे वो नाम दे देते हैं। तो ठीक है, अब हमें झेलना पड़ता है। वैसे रूल क्या है, पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी सिर्फ पार्टनरशिप के बिजनेस में ही यूज में लोगे, एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप। एक बार और बोलो, ऑल द फॉर्म्स ऑफ पार्टनर, ऑल द पार्टनर्स ऑफ फर्म शुड, मस्ट यूज all the partnership property exclusively for the business of firm, not for any personal purpose। उसे वहीं अप्लाई करेंगे। छोटी सी बात किसमें लिखी है भाई साहब, सेक्शन 15 किसमें लिखी हुई है, 14 हो गया, 15 हो गया। यहाँ से कल पढ़े काफ़ी है। आज हमने कहाँ से कहाँ तक रिवाइज किया, 9 से 15, 9 से 15। क्लियर है, धन्यवाद।